हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th का मैथ का जो चैप्टर है 5वां यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो इसी में देखिए अगर पुराना वाला बुक है आपके पास तो उसमें आपको टोटल 2 प्रश्नावली दिया है। ठीक है, 5.1 और 5.2। लेकिन अगर आपके पास नया वाला बुक है तो इसमें आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर आपका एक ही प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्नावली है 5.1। ठीक, इसी में आपका ये कुछ इधर आपका प्रश्न है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 तक दिया है और इसके बाद से ये आपका टोटल खत्म हो जाता है। ठीक, इधर आपका ये छठा चैप्टर आ जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में जो प्रश्नावली है आपका 5.1, ठीक है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन असत्य हैं। ठीक है, अपने उत्तरों के कारण भी दीजिए। ठीक है, हमें इसमें से बताना है। ठीक है, इसमें टोटल आपका 5 प्रश्न है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका हमें कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु, मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है। ठीक, अब इससे होकर के क्या केवल हम ऐसे ही एक रेखा खींच सकते हैं? नहीं, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से भी, मतलब कि असंख्य या फिर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि हम एक बिंदु से अनेकों हम रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे क्योंकि, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, असत्य है क्योंकि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कहता है कि दो भिन्न भिन्न बिंदु से होकर के क्या असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, दो बिंदु से होकर के जाना है, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर हो गया, इसका कुछ नाम चाहे तो नाम दे सकते हैं ए, दूसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ से हो गया बी। ठीक है, अब कोई रेखा गुजारना है जो कि इन दोनों से हो करके जाए, तो ये गया और ये इसके साथ गुजर गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या और भी कोई रेखा खींच सकते हैं जो कि इन दोनों से होकर के जाए। अगर मान लीजिए हम ऐसे खींचते हैं तो ऐसे ही तो केवल जाएगा, इससे कहाँ टच हो रहा है, तो केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि क्या हम असंख्य खींच सकते हैं, तो नहीं, केवल एक ही खींच सकते हैं, तो ये भी असत्य है। यहाँ लिख देंगे असत्य। ठीक है, कारण में लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गया। अगला है, कहता है एक शांत रेखा दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, शांत रेखा का मतलब है इस तरीके से कौन एक लाइन हमने इस तरीके से खींच दिया, यही हमारा एक शांत रेखा है। ठीक है, तो शांत रेखा मन करे तो यहाँ पर इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं ए, इसका ये लास्ट वाले बिंदु मान लेते हैं बी। अब इसको, ये एकदम सिंपल सा एक रेखा है। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो सीधा सीधा इस तरीके से जितना मन करे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, मन करे तो इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सही है कि एक शांत रेखा दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हाँ, एक शांत रेखा को हम चाहे जितना मन करे इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य, कारण लिख देंगे क्यों, तो यहाँ पर हम लिख दिया क्योंकि अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बस इतना ही लिखिए, कहानी खत्म। ठीक है, 4th नंबर में है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्या क्या होता है, तो इस तरीके से मान लीजिए एक हमने इस तरीके से एक हमने रेखा खींच ली। ठीक है, प्रकार का नोक यहाँ पर हमने रखा, ठीक है, या फिर यहाँ पर रखा और इसी पर हमने एक इस तरीके से वृत्त खींच दिया। ठीक, इस तरीके से, और एक रेखा यहाँ पर हमें लिया और इस पर भी हम इस तरीके से वृत्त खींच। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दो वृत्त खींच दिए। ठीक, अब इसमें से क्या होता है कि अगर ये वाला वृत्त अगर बराबर है तो इनकी ये जो त्रिज्याएं हैं, ये वाला जो त्रिज्या है ये भी एकदम से बराबर होता है। ठीक है, किसी भी खींच करके देख लीजिएगा। ठीक, मान लीजिए त्रिज्या इसी को कहते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा कि मान लीजिए 5 सेमी का ये भी ले लीजिएगा, एक वृत्त बनाइएगा, 5 सेमी का ये भी ले लीजिएगा, एक वृत्त बनाइएगा और नापिएगा तो देखिएगा ये वाला वृत्त भी आपका सेम होगा, या फिर कोई भी एक साइज का वृत्त बना लीजिएगा और उसका यहाँ से यहाँ तक नाप करके देखिएगा ये त्रिज्या ये बराबर होता है। ठीक है,
तो इसलिए इसमें क्या कह रहा है कि दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिख देंगे कि सत्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि बराबर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, वृत्त क्या करिएगा, एक साइज का दो वृत्त खींच लीजिएगा, उसके बाद से केंद्र से और यहाँ तक की दूरी नापिएगा, फिर केंद्र से यहाँ तक की दूरी नापिएगा। देखिए दोनों का ये वाला जो दूरी है, त्रिज्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या मतलब कि व्यास का आधा। ठीक है, ये पूरा आपका व्यास हो जाता है, इसी को आधा कर दीजिएगा तो ये आपका त्रिज्या हो जाता है। ठीक, अब इसमें लास्ट इसमें कह रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, कह रहा है कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, और ये वाला इसके बराबर है, तो पूछ रहा है कि क्या ए बी बराबर में एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ए बी कहाँ है, तो ए बी इसके बराबर है। अब इसमें एक चीज देखिए कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा? जब तीनों आपस में बराबर है तो फिर ये वाला इसके बराबर हो ही करेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, देखिए इसमें आपका ये लिख देंगे कि सत्य है। ठीक है, सत्य है, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक, अब इसमें देखिए अगर आपको हल करना है तो सिंपल आपको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हल करना है। ठीक है, ये वाली चीज हमें प्रूफ करना है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखिए कि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक, और उसके बाद से ये वाला दिया है कि पी क्यू बराबर में एक्स वाई, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और यहाँ पर पी क्यू ए बी के बराबर है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं कि जब दो चीज आपस में बराबर हो तो जरूरत के हिसाब से उसको हम इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो। ठीक, अब इसमें क्या करिए कि ए बी बराबर में पी क्यू, अब इसमें पी क्यू बराबर में क्या है, एक्स वाई, तो हम क्या कर सकते हैं पी क्यू के स्थान पर हम एक्स वाई रख सकते हैं, क्योंकि दो अगर चीजें आपस में बराबर हैं तो इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं, इसके स्थान पर जरूरत पड़े तो हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो पी क्यू के स्थान पर हम एक्स वाई रख देंगे, तो यहाँ पर आपका ए बी बराबर में एक्स वाई रख दीजिए, सिंपल ही आपका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज है। चलिए अब अगला करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक के परिभाषा दीजिए। ठीक है, मतलब कि बताइए कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि समांतर रेखाएं, तो हमें बताना है कि समांतर रेखाएं किस तरीके की होती हैं। ठीक है, अगर आपको किसी से बताना हो कि समांतर रेखाएं कैसा होता है तो आप अपने भाषा में किस तरीके से सामने वाले को बताएंगे, वो चीज हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, वही सिंपल चीज है, जैसे कि मान लीजिए समांतर रेखाएं क्या है, आप अगर किसी अदर व्यक्ति को बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे, बस वही चीज इसमें बताना है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, मान लेते हैं ये एक रेखा है यहाँ तक। ठीक, इसका नाम है ए और ये आपका बी। ठीक है, दूसरा यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, इसका नाम मान लेते हैं कि यन और यम। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ठीक, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको बताएंगे कैसे। ठीक है, तो लिख देंगे दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर हो, समांतर रेखाएं हो रही है। ठीक है, समान दूरी का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो, उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये रेखा इस रेखा के एकदम से समान दूरी पर चलते जा रहा है। ठीक है, तो वह पर समांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हो तो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, बस सिंपल है, यही चीज है और कुछ नहीं है। लंब रेखाएं, ठीक है, लंब रेखाएं क्या होता है, देखिए कोई एक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए, मान लेते हैं ए और बी, ये एक रेखा है, और इस पर अगर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है, तो यही होता है लंब। ठीक, इसका भी कुछ नाम है, तो मान लेते हैं सी। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि किसी रेखा पर 90 डिग्री का अगर कोण बना दिया जाए तो वह लंब रेखा होता है, बस यही चीज लिख देना है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए कि किसी सरल रेखा मतलब कि इस तरीके से सिंपल कोण रेखा खींची जाए वही होता है। तो किसी सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए तो वह लंब रेखा होता है। ठीक है, ये आपका लंब रेखा है। क्लियर हो गया। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? सिंपल, अगर इस तरीके से कोई, मान लीजिए कोई रेखा बिंदु ए से चलती है, ठीक है, ए से चलती है और कुछ दूर जा करके बी पर खत्म हो जाती है, ये होता है रेखाखंड। ठीक, खंड मतलब टुकड़ा, मतलब आगे अब इसका कोण भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रेखाखंड है। ठीक, तो हम लिख देंगे कि ए से कोई रेखा बिंदु ए से शुरू होकर बी पर खत्म हो जाए, वो होता है रेखाखंड। यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लिख दिया कि कोई रेखा ए से शुरू होकर के, ठीक है, होकर बी पर समाप्त हो जाए, रेखाखंड कहलाता है। बस क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा होता है वृत्त। ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र से आधा दूरी ये होता है त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस, उसको हम आर से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है। तो इसको अब हम किस तरीके से बताएंगे? ठीक है, तो हम इसमें बता देंगे कि वृत्त में व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाता है व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास होता है। ठीक, इसी व्यास का आधा ये त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें लिख दिया कि किसी वृत्त में व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? तो देखिए वर्ग होता है ये हमारा होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग में इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग में ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर रेखाओं से, ठीक है, बराबर रेखाओं से बने आकृति वर्ग कहलाता है। ठीक है, बराबर रेखाओं से बना आकृति ये आपका वर्ग कहलाता है। ठीक है, या फिर वे आकृति जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। जैसे मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वे आकृति जिनका चारों भुजा बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो ये चारों भुजा बराबर है, वर्ग है। सिंपल है। अभी आपका क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा में आ जाइए। इसमें कहता है कि नीचे दिए हुए अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें आपका कुछ तथ्य दिया हुआ है, कहता है कि इस तथ्य के बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, ठीक है, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ठीक है, इसमें कहता है कि यहीं पर बता दें। ठीक है, इसमें कहता है कि एक बिंदु ए है, ठीक, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ए बी, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है, और ए बी के एकदम से बीचों बीच में ये सी विद्यमान है। ठीक है, कह रहा है ना तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका सी बिंदु है जो कि इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इससे आपको क्या स्पष्ट होता है? तो इससे आपको कुछ स्पष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए ये कोई रेखा तो है नहीं। ठीक है, ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बिंदु हमने यहाँ पर खींच दिया, एक बिंदु यहाँ पर खींच दिया, एक बिंदु हमने यहाँ पर ये बना दिया, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? अगर मान लीजिए कहता है रेखा के बारे में, तब हम इसको इस तरीके से मिलाते, इस तरीके से मिलाते, ऐसे मिलाते, लेकिन केवल बिंदु से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये एक विरोधाभास है। ठीक है, ये एक अपरिभाषित है। ठीक, क्योंकि तीन बिंदु के मदद से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये अपरिभाषित अभिधारणा है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें दूसरा कहता है कि यहाँ कम से कम तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि तीन बिंदु है जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब मान लीजिए तीन बिंदु कैसे है? इसको भी मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये भी एक हो सकता है। दूसरा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये भी हो सकता है। तो कुछ तीन बिंदु हमें लेना है, चाहे जैसे ले लीजिए। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अब इसी चीज में लास्ट में क्वेश्चन में ही आपके लास्ट में आपका दिया हुआ, जो कि हम यहाँ पर ना लिख करके लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई चीज ऐसा है जो कि अपरिभाषित है। तो हाँ, एक ही चीज है,
यहाँ पर ये बिंदु की बात किया है, ठीक है। वही कहता कि ए और बी, ठीक है, ए और बी कोई रेखा है, ठीक है, और उसके बीचों बीच एक बिंदु है सी, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु के जगह पे अगर रेखा पूछा होता है, ठीक है, रेखा कहा होता है, तब हम कुछ इस तरीके का रेखा खींचते, तब हमारा त्रिभुज भी बन सकता था, या फिर इस तरीके का हम एक रेखा खींचते, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, तब हमारा क्या हो सकता था, एक लाइन भी बन सकता था। लेकिन यहाँ पर केवल बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिंदु ही क्या है, एक अपरिभाषित शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ बिंदु बिंदु एक अपरिभाषित शब्द है, बस यही चीज लिखना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो अविरोधी है, ठीक है, अपरिभाषित शब्द है, ठीक है। लिख देंगे कि इसलिए ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। बस इतना लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर में 1/2 AB है, ठीक है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है कि A और B के बीच में ये C बिंदु है, ठीक है, और कह रहा है कि AC बराबर BC है। AC बराबर BC, A के साथ भी C है, B के साथ भी C है, मतलब कि C क्या है, A और B के एकदम से बीचों बीच में, ठीक है। एक आकृति खींच लेते हैं, तो ये हमने मान लेते हैं कि ये A हो गया, ये वाला B हो गया, और इसके बीचों बीच में ये हमने C ले लिया, ठीक। अब इसमें दिया क्या है कि AC बराबर BC है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, तो AC बराबर में BC, ये चीज इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो मन करते इसको समीकरण एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से एक चीज देखिए, समझिए कि ये कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का ये यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा है और यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों टुकड़ा को अगर हम जोड़ दें तो टोटल हमारा इतना बड़ा लकड़ी बन जाता है, ठीक। वही चीज, इसी चीज को हम कहते हैं संपाति, ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं संपाति। संपाति का मतलब कि जब दो टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाए तो एक बड़ा सा टुकड़ा बन जाए, तो ये क्या होता है, ये दोनों टुकड़ा इस बड़े वाले के बराबर है, इसी चीज को हम कहते हैं संपाति, ठीक है। संपाति में दो टुकड़ा को जोड़ करके एक बड़े वाले टुकड़े के बराबर कर दिया जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि AC प्लस में यहाँ से यहाँ तक का BC, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, A और B, पूरा ये बड़ा वाला बन जाएगा, ये AB हो जाएगा, ठीक। ये इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि AC बराबर BC है, ठीक है, AC बराबर BC है, इसका मतलब ये होता है कि AC BC के बराबर है, तो जरूरत पड़े तो हम BC के स्थान पर हम AC भी रख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो AC के स्थान पर हम BC भी रख सकते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, AC बराबर में 1/2, तो हम BC के स्थान पर AC पुट कर देंगे, ठीक है, तब हमारा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। देखिए AC प्लस में BC, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, AC हम ले लेंगे, यहाँ पर BC के स्थान पर AC हमने पुट कर दिया बराबर में AB, ठीक। बता देंगे कि ये AC कहाँ से आया है, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ठीक। अब इसके बाद से एक AC और एक AC हो जाएगा 2AC बराबर में AB, ठीक, 2 को इधर भेज दीजिए, तो AC बराबर में AB, ये गुणा कर भाग करने लगेगा बटे में 2, ठीक। अब इसी चीज को आप ऐसे ही रहने दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। 2 को आप इधर करिए 1/2 और इधर आपका AB, बस इतना ही चीज आपको सिद्ध करना था, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको ये वाला चीज पता होना चाहिए, ये संपाति क्या होता है, ठीक है।
मन करते यहाँ पर लिख लीजिएगा संपाती। संपाती, संपाती क्या होता है कि जब दो टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़े वाले टुकड़ा बना दिया जाता है तो ये होता है संपाती। ठीक, क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5वां नंबर कह रहा है कि प्रश्न 4 में, ठीक है, ये वाला जो अभी हमने हल किया है इसी में ये वाला फिगर देखिए, ठीक है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये जो सी है इस रेखाखंड, ये वाला जो रेखाखंड ए बी है इसका मध्य बिंदु है सी, ठीक। तो मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है। देखिए ये चीज सबको पता है कि अगर इस तरीके का कोई एक रेखाखंड खींचा जाए तो इसका बीचों बीच कितना हो सकता है, इसका एकदम से बीचों बीच एक ही हो सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी है। अगर आप थोड़ा भी इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे ए से दूर हो जाएगा, या फिर थोड़ा इधर कर देते हैं तो बी से दूर हो जाएगा, इसलिए एकदम से बीचों बीच ये क्या है, ये वाला सी है, ठीक है, केवल एक ही हो सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि हाँ एक ही होता है, ठीक है। जब कह रहा है सिद्ध करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना। अब अगर किसी भी चीज को सिद्ध करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप जैसा ये कह रहा है वैसा फिगर बनाइए, उसके बाद सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए और बी के मध्य, ए बी के, रेखा ए बी के, ठीक है, रेखा ए बी के मध्य दो बिंदु, मध्य दो बिंदु सी तथा डी है, ठीक है। मान लेते हैं कोई रेखा ए बी है, उसके मध्य में दो बिंदु, ठीक है, उसके बीचों बीच में दो हम मध्य बिंदु मान लेते हैं सी और डी, ठीक। अब चलिए फिगर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने एक रेखा खींच दिया, ये है ए, ये है बी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि एक सी है, दूसरा हम मान लेते हैं यहाँ पर डी है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ए सी, ठीक है, इस पूरे का दो मध्य बिंदु है ना, ए और बी का दो मध्य बिंदु है, एक है मध्य बिंदु सी और एक है मध्य बिंदु डी, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ए सी। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझिए। जैसे यहाँ पर सी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि ए और सी, ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है। यहाँ पर ए सी बराबर बी सी है, क्यों, क्योंकि सी मध्य बिंदु। उसी तरीके से यहाँ पर हमने मान लिया है कि सी और डी दोनों ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर बी सी होगा ना। तो लिख देंगे ए सी बराबर बी सी, यहां पर लिख देंगे कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, सी ए बी का मध्य है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक। अब इसके बाद से डी को लेते हैं, तो ए डी बराबर में डी बी या फिर बी डी कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी। तो यहाँ पर डी ए बी का मध्य है, ठीक है, बीचों बीच में है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। तो बराबर की इधर वाला सबसे पहले घटा लेते हैं, तो ए सी माइनस का ए डी बराबर के अब इधर वाला पहुंचते हैं, तो बी सी माइनस का बी डी, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज बड़ा ए सी है या फिर ए डी है। तो देखिए बड़ा ए और डी, ए डी बड़ा है ना, तो ए सी हमें इसमें से घटाना है। तो ए सी छोटे में से बड़ा वाला तो घटा नहीं सकते, इसलिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो ये ए सी आपका प्लस में है तो माइनस में ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ए डी, ठीक है। कॉमन का यही मतलब है, जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। इधर देख लेंगे क्या इधर हो वैसे ही है। तो देखिए बी सी कौन है, तो बी और सी ये बड़ा वाला है, ठीक है। बी सी में से बी डी घटाना है, ये छोटा वाला घटाना है, तो ये आपका इजीली घट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बी सी माइनस का बी डी इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए सी में से ए डी घटाइए,
ठीक है, AD में से AC को घटाना है, तो A और D, AD में से इस AC को निकाल देना है, तो क्या बचेगा, AD में से ये वाला AC निकल गया तो बचा CD, माइनस लगा है तो माइनस का CD बराबर में BC में से BD अब निकालिए, तो B और C, ठीक है, B और C में से BD ये वाला निकल गया तो क्या बचा, C और D बचा, C और D बचा। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, ये माइनस में, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो जब ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये आपका CD, ये वाला प्लस का CD, तो इधर आपको 0 बराबर में 2CD। ठीक, अब 2 को मान करके इधर भेज दीजिए, तो 0 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करने जाएगा, बराबर में CD। ठीक है, तो ये आपका 0 बराबर में CD। अब 0 आने का मतलब ये है कि C और D ये क्या है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके मध्य में ही आपका होगा मध्य बिंदु। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका आएगा इसका मध्य बिंदु। ठीक है, ये भी देखिए मध्य बिंदु कब होता है, मध्य बिंदु एकदम से शून्य से शुरू होता है, शून्य फिर 1 2, अगर आप संख्या रेखा देखेंगे तो इसी तरीके शुरू होता है ना, कि ये आपका शून्य फिर 1 2 3 4 उस तरीके से, इसीलिए ये CD बराबर में आपका आ रहा है 0। ठीक है, इसका मतलब होता है कि A और B के मध्य में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः A B का एक ही मध्य बिंदु होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि AC बराबर BD है, कहाँ पर है, A और C, ये वाला AC, ठीक है, बराबर BD है, B और D ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, AB और CD ये दोनों बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है, ये वाला। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया है कि AC बराबर में BD, ठीक, मान कर तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद से अभी हमने आपको लकड़ी के 2 टुकड़े वाला मामला बताया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के ये वाला है, ठीक है, AD के मध्य में ये है, ठीक है, फिर AD के मध्य में ये भी है, ठीक है, 2 इसमें बिंदु है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि AB लिख लेंगे कि AB प्लस B और D, BD, अगर ये और ये टुकड़ा जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, AD पूरा बन जाएगा, AD बन जाएगा। ठीक, समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद से A और C टुकड़ा, AC टुकड़ा प्लस में CD जोड़ दिया जाए तो ये भी आपका AD पूरा बन जाएगा, समीकरण 2। ठीक, अब ये देखिए ये वाला भी AD के बराबर है, ये वाला भी AD के बराबर है, जब दोनों का मान बराबर है AD के, तो इन दोनों को हम आमने सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तब AB प्लस में BD बराबर होगा AC प्लस CD के। ये चीज क्लियर हो रहा है। ठीक है, जब दो वैल्यू इस तरीके दिए हो, दोनों AD के बराबर हो या फिर दोनों की ये वाला वैल्यू समान हो, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आमने सामने रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, गणित का ये कॉमन नियम है। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने बताया था कि अगर दो चीज आपस में बराबर है तो मन करे तो इसके स्थान पे ये वाला, इसके स्थान पे ये वाला पुट कर सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो देखिए BD बराबर AC, ठीक है, तो लिखेंगे कि AB प्लस में BD के स्थान पे AC पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो लिख देंगे AC बराबर में AC प्लस CD, AC से AC खत्म हो जाएगा, AB बराबर में CD, बस इतना ही तो आपको करना था, हो गया। ठीक है, इजीली हो गया। लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट वाला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित है। ठीक है,
अभिधारणा से संबंधित नहीं है, अभिगृहितों में हमें देखना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें पीछे आएंगे तो देखेंगे अभिगृहित, ये सभी अभिधारणा दिया हुआ। ठीक है, अभिगृहित यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों, इसमें पांचवा ये वाला, तो कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा क्यों होता है। ठीक है, ये चीज एकदम से सत्य है कि कभी भी कोई भी बड़ा वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये सातवां अभिगृहित, ठीक है, सातवां प्रश्न है जिसमें से पांचवा वाला अभिगृहित यहाँ पर हमने लिख दिया कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है या फिर कोई भी वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पूर्ण रूप से एक वस्तु है। ठीक, अब इसमें इसका भाग कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ पर ये इतना हमने काट के निकाल दिया। ठीक, अब ये जो कटा हुआ भाग है ये कभी भी क्या होगा, इस पूरे से छोटा हो भी करेगा। वही चीज कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है, ये पूर्ण जो है, ठीक है, ये अपने कटे हुए भाग से हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक, तो ये चीज होता है कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने ही भाषा में इस चीज को लिख देना है। ठीक है, आप भी अपने भाषा में लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया है ना कि एक कोई वस्तु है। ठीक है, अब इस पूरे बड़े से वस्तु का एक छोटा सा जो हिस्सा है ये हमेशा पूरे बड़े वाले से छोटा ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया कि किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे ये वाला, ठीक है, छोटा सा हिस्सा अपने पूरे हिस्से से छोटा ही होता है। ठीक है, अपने पूरे जो हिस्सा है इससे ये वाला छोटा ही होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है, यही आपका आंसर है।